Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and as always हम अपना editorial analysis शुरू करेंगे vocabulary से क्योंकि vocabulary आपको editorial को अच्छे तरीके से समझने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी comprehension skills चेक करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो हर editorial के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, vocab based questions, grammar based questions, tone based questions एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा और आप अपने आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज पैंग्स। ठीक है, पैंग्स क्या होता है? सडन शार्प फीलिंग स्पेशली पेनफुल, स्पेशली ऑफ पेनफुल इमोशन, है ना। जो दुख देने वाली कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है ना, वो अचानक से बहुत स्ट्रांगली जब आपको फील होता है तो हम उसको कहते हैं पैंग्स। हम उसको क्या कहते हैं? पैंग्स। पेन्स, एक्स, टिंगल्स या फिर ट्विंजेस। एंटोनिम क्या होगा? पेन का एंटोनिम होगा कंफर्ट, ईज या फिर एड। शी फेल्ट अ सडन पैंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट मतलब आप कुछ गलत किए हो या आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है ना, और वो पछतावा, जो पछतावा आपको फील होता है, तो अचानक से बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर पछतावा, तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है ना। तो वो जो अचानक से सडनली और बहुत तेज फील होने वाला फीलिंग है उसको हम कहते हैं पैंग्स। ठीक है, सो शी फेल्ट अ सडन पैंग ऑफ गिल्ट। शी फेल्ट अ सडन पैंग ऑफ गिल्ट। द नेक्स्ट वन इज इंटरवेंशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंटरवेंशन। इंटेंशनल एक्शन टू चेंज अ सिचुएशन। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, पूरी सोच समझ से अगर हम कोई बदलाव लाने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरवेंशन। आईओएन एंडिंग वर्ड है, नाउन है। मीडिएशन, इंटरफियरेंस, इंटरसेशन। नॉन इंटरवेंशन या फिर अवॉइडेंस। आप या तो फिर कोई सिचुएशन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो कि छोड़ो, हमें क्या करना, जो होना हो, है ना। अदरवाइज आप सोचते हैं कि नहीं, हमें एक्शन लेना चाहिए और हमें बदलाव लाना चाहिए, तो वो इंटरवेंशन होगा। ठीक है। हर फ्रेंड्स डिसाइडेड इट वाज टाइम फॉर एन इंटरवेंशन। उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब हमें एक्शन लेने का टाइम आ गया है, अब हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और एक एक्शन लेना पड़ेगा। इंटेंशनल एक्शन टू चेंज अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन बदलने के लिए कोई इंटेंशनल एक्शन लिया जाता है तो हम उसे इंटरवेंशन कहेंगे। टर्ब्यूलेंस, ENCE एंडिंग वर्ड। टर्ब्यूलेंस का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर। जहां पे बहुत डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हम उसको कहेंगे टर्ब्यूलेंस। हम उसको क्या कहते हैं? टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस फ्लाइट्स में भी होता है। जब फ्लाइट में टर्ब्यूलेंस होता है तो उसका मतलब होता है जब वेदर में स्टॉर्म है, बहुत तेज हवा चल रही है, डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, एंड फ्लाइट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी अगर आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया है और कभी ऐसा टर्ब्यूलेंस आपने महसूस किया तो आपने देखा होगा फ्लाइट बहुत ज़्यादा मूव भी करती है ना, बहुत ज़्यादा लोग डर भी जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो फ्लाइट में जो केयर टेकर्स होते हैं वो सभी क्या कहते हैं, और पायलट भी अनाउंस करते हैं, कहते हैं कि टर्ब्यूलेंस है, लेकिन आप परेशान मत होइए, शांति बनाए रखिए और अपने अपनी सीट बेल्ट बांधे रखिए, है ना। टर्ब्यूलेंस वो फ्लाइट के टर्म्स में होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है। वैसे टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। अपहीवल, स्ट्राइफ या फिर टर्मोइल। पीस एंड ईज इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि शांति है, आराम है सबके लिए। देयर आर साइंस ऑफ टर्ब्यूलेंस अहेड फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए आगे आने वाले समय थोड़े से डिसऑर्डर वाले, कंफ्यूजन वाले, अस्त व्यस्त होने वाले साइंस दिख रहे हैं, इंडिकेशंस दिख रहे हैं। ठीक है। देयर आर साइंस ऑफ टर्ब्यूलेंस अहेड फॉर द इकोनॉमी। टेपिड, टेपिड ये एक एडजेक्टिव है। टेपिड का मतलब क्या होता है? लैकिंग एंथुसियाज्म और एनर्जी, वीक। आप ये समझ सकते हैं ढीला ढाला सा, है ना। सो जिसमें कोई जोश नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि वो ढीला सा है, टेपिड है, वीक है। ठीक है। ल्यूकवार्म, डल। ठीक है। एंड एंटोनिम्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एंड एंथुसियास्टिक, जोश भरा या स्ट्रॉन्ग। माई सजेशन वॉज गिवन अ टेपिड रिस्पॉन्स। मैंने कोई सजेशन दिया और उसमें ढीला सा रिस्पॉन्स मिला। कैसा रिस्पॉन्स मिला? ढीला सा, टेपिड रिस्पॉन्स। ठीक है। द नेक्स्ट वन, लैग्ड। लैग करना मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना। लैग करना मतलब पीछे रह जाना। देखो हम कई बार कहते हैं ना, कंप्यूटर लैग कर रहा है, मेरा फोन हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, मतलब स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है तो पीछे रह जा रहा है। ठीक है। इन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, स्लोड या फिर डिलेड। एंटोनिम्स क्या होंगे? एडवांस्ड या फिर प्रोग्रेस्ड। सेवरल सेक्टर्स हैव लैग्ड इन ग्रोथ कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस ईयर में
कई सेक्टर्स की बात अगर हम करेंगे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स लैग किए हैं, मतलब डेवलपमेंट स्लो दिखाए हैं, पीछे रह गए हैं। अपटिक, अपटिक मतलब अ स्मॉल इंक्रीज, इंक्रीज होना, बेसिकली राइज होना, ठीक है। सो आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऐसे 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 चल रहा है और अचानक से थोड़ा सा अगर राइज दिखा है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल राइज है, तो अपटिक है, ठीक है। इंक्रीज या राइज को बेसिकली अपटिक कहेंगे, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, सीधी बात है, डिप या फिर डिक्रीज। यहाँ पे क्या है, अगर मान ये अपटिक है और ये अपटिक है और ये क्या है, ये डिप है ना। सो अपटिक मतलब इंक्रीज, डिप मतलब डिक्रीज। देयर इज नो अपटिक रूल इन द फ्यूचर्स मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट में अपटिक रूल कुछ भी नहीं है। लिंगर करना, लिंगर मतलब मंडराते रहना, ठीक है। टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, मतलब कहीं पर रहना या कुछ करना ज्यादा समय तक, लिंगर मंडराते रहना। आपने देखा होगा कि स्कूल के बच्चे, अक्सर टीनेज बच्चे स्कूल के बाद क्या करते हैं कि स्कूल की छुट्टी तो हो गई लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ में स्कूल के बहाने, एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने मंडराते रहते हैं, स्कूल के आसपास दोस्तों के साथ में मस्ती करते रहते हैं, है ना। लास्टिंग, परसिस्टिंग, एंटोनिम्स इसके क्या होंगे, परसिस्ट करना मतलब टिके रहना, ठीक है। सो एंटोनिम क्या होगा, वेनिंग मतलब धीरे धीरे कमजोर होना या खत्म हो जाना। डाइंग डाउन, डाई डाउन मतलब धीरे धीरे कमजोर हो जाना या खत्म होना। द एरिया इज स्टिल फीलिंग द लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ द हरिकेन, मतलब हरिकेन जो आया था उसका अभी भी लिंगरिंग इफेक्ट महसूस हो रहा है उस एरिया में, ठीक है। अब लिंगरिंग इफेक्ट महसूस हो रहा है उस एरिया में, मतलब कि हरिकेन जो आया था तो उसका परिणाम अब तक तो खत्म होना चाहिए था लेकिन अभी भी उसका परिणाम उस एरिया में महसूस हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। ये वर्ड तो हमने कोरोना के टाइम पे जरूर देखा था, नया स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस आ गया है ना, न्यू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन वो एज अ नाउन है, ठीक है। अब स्ट्रेन का दूसरा मीनिंग क्या है, स्ट्रेन का दूसरा मीनिंग होता है प्रेशर या फिर स्ट्रेस, ठीक है। ब्रेन में स्ट्रेन हो रहा है मतलब स्ट्रेस हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, ठीक है। सो प्रेशर और स्ट्रेस दैट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस और वेल बीइंग, ठीक है। सो स्ट्रेन के आप देखेंगे कि दो मीनिंग्स है, एक तो है प्रेशर, दूसरा है नया टाइप या वेरिएंट या फिर वैरायटी, ठीक है, प्रेशर या बर्डन। एंटोनिम क्या होगा, रिलीफ, प्रेशर का एंटोनिम होगा रिलीफ, कंफर्ट, ईज, पीस, ठीक है। ये सभी कुछ आराम से संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। हाई फूड इन्फ्लेशन, खाने की महंगाई, हाई फूड इन्फ्लेशन हैज स्ट्रेन्ड रूरल कंजम्पशन पैटर्न्स। तो रूरल कंजम्पशन पैटर्न्स जो है उस पर दबाव पड़ा है, प्रेशर पड़ा है, स्ट्रेन पड़ा है खाने की महंगाई की वजह से। रूरल कंजम्पशन पैटर्न मतलब रूरल एरियाज में जिस तरह से चीजों का कंजम्पशन हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो चेंज हुआ है और उस पर प्रेशर पड़ा है। इम्पटस, इम्पटस का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। इम्पटस मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक एनकरेजमेंट, एक प्रोत्साहन, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स और स्टिम्युलेशन फॉर एक्टिविटी और प्रोग्रेस। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ वेरी कॉमन वर्ड, तो आप समझ सकते हैं इम्पटस मोटिवेशन बूस्ट, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, मोटिवेशन आपको कुछ काम करने में मदद करता है ना। सो जो काम करने में रुकावट लाए वो उसका एंटोनिम हो जाएगा और वो क्या होगा, हिंड्रेंस या फिर डेटरेंट। डेटरेंट मतलब डर से किसी चीज को रोकना, दैट इज डेटरेंट, ठीक है। His discoveries have given impetus to further research. उसने जो भी डिस्कवरीज की है उससे आगे और रिसर्च करने को इम्पटस मिला है। इम्पटस मिला है मतलब मोटिवेशन मिला है, उसने जो भी डिस्कवरी की है उससे और रिसर्च के लिए मोटिवेशन मिला है, ठीक है। फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई इज अ वर्ब, हमने ये प्रीवियस एडिटोरियल में देखा है। मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, रीइंफोर्स करना, ठीक है। रीइंफोर्स करना मतलब मजबूत करना। रीइंफोर्समेंट आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट किसे कहा जाता है, जब सेना लड़ाई कर रही होती है ना और सैनिक घायल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जब कम होती है तो वो फोन करते हैं बेस पे और बोलते हैं हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए, है ना। पुलिस फोर्सेस भी बोलते हैं हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए, मतलब और फोर्स चाहिए, है ना, और ताकत चाहिए, और ताकत आएगी तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, रीइंफोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा, वीकन या फिर इम्पेयर। द मिलिटेंट्स वर एबल टू रीग्रुप एंड फोर्टिफाई देयर
यहाँ पे हमें वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, फोर्टिफाई करना, ठीक है, बस इतना हम समझ लेते। द मिलिटेंट्स वर एबल टू रीग्रुप एंड फोर्टिफाई, मतलब मिलिटेंट्स जो है वो क्या कर पा रहे थे, वो रीग्रुप कर पा रहे थे, यानी कि मिलिटेंट्स आपस में अलग अलग गुट बना लिए और वो अपने आप को एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे थे, स्ट्रांग बना रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी हैव आर बैचेज ऑन आर एप्लीकेशन सेरेन पाठशाला। सेरेन पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पे 200+ आवर्स का कंटेंट है, ठीक है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग 3 मंथ, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स प्लान ले सकते हैं। हर प्लान पे डिस्काउंट है, लेकिन इस डिस्काउंट के अलावा और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड न्यू यूज करते हैं। एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 200+ आवर्स का कंटेंट है यहाँ पे। 200+ आवर्स का कंटेंट मतलब यहाँ पे ग्रामर, प्रीवियस ईयर्स के साथ प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, सभी के डेडिकेटेड सेशंस हैं और आपकी अच्छी तरीके से इस बैच में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है आपका, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच। स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच मतलब यहाँ पे कुछ लाइव सेशंस होंगे और लाइव सेशंस के साथ साथ कुछ सेशंस आपके जूम पर कंडक्ट किए जाएंगे, जहां पर आप अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के साथ में, अपने ही जैसे इंग्लिश बोलना सीखने वाले फ्रेंड्स के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। कुछ एक्टिविटीज हम करवाएंगे जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सबके सामने बोलकर, ठीक है। दोनों भी बैचेस पे ये कोड न्यू आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ पैंग्स, हम ग्रोथ पैंग्स की बात कर रहे हैं ना। पैंग्स हमने देखा, जो हम कहते हैं ना लहर, दर्द का लहर है ना, तो ग्रोथ पैंग्स, तो ग्रोथ लहर मतलब जो मन में लहर उठती है ना, किसी दर्द की वजह से या किसी इमोशन की वजह से स्ट्रॉन्ग जो आपको फीलिंग होती है ना, तो उसको हम कहेंगे पैंग्स। नाउ ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिक्वायर्स पॉलिसी इंटरवेंशन अमिड ग्लोबल टर्ब्यूलेंस। कहा जा रहा है कि पूरे विश्व के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो टर्ब्यूलेंस है, यानी कि डिस्टर्बेंस है, और ऐसे समय में इंडिया को इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, यानी कि कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ताकि माहौल बदल सके। इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, सिचुएशन चेंज करने के लिए, सिचुएशन बेहतर करने के लिए, है ना। नाउ at 4%, India's fiscal 2025 average of index of industrial production is at its lowest in the past 4 years. पिछले 4 साल का ये lowest IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कितना, 4%, मार्किंग अ स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में स्लो डाउन आया है, कमी आई है। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अनसर्टेनिटीज इन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट करना मतलब कारण बताना, तो इसका कारण क्या हो सकता है स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल टर्ब्यूलेंस चल रहा है, ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस, अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताएं चल रही है, ठीक है, उसकी वजह से ये स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। लीडिंग टू टेपिड, टेपिड का मतलब क्या होता है, ढीला, ठीक है, कम, स्लो। अब जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, उसकी वजह से टेपिड गुड्स एक्सपोर्ट्स ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट ही कम हो जाएगा किसी देश में अगर डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तो वहां पे सीधी बात है, अगर उस देश में डिस्टर्बेंस है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे कम होगी, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, वहां एक्सपोर्ट भी कम होगा, ठीक है। तो टेपिड एक्सपोर्ट्स ग्रोथ है, मतलब स्लो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ है। लोअर देन एक्सपेक्टेड कंजम्पशन डिमांड ग्रोथ है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था कंजम्पशन डिमांड वो भी कम ग्रो हुआ है। एंड अ डिप इन प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी कमी आई है, ठीक है। वाइल द मंथली बैरोमीटर ऑफ द नेशंस इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो मंथली बैरोमीटर है, बैरोमीटर किसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बैरोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज होता है ये डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो जो मंथली बैरोमीटर है, ऑफ बैरोमीटर मतलब मेजर करने वाला, जो मंथली क्या मेजर करने के लिए, नेशंस इंडस्ट्रियल आउटपुट। यहाँ पे हम बैरोमीटर बोल रहे हैं, लेकिन बैरोमीटर एक्चुअली क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। नेशंस इंडस्ट्रियल आउटपुट, द IIP ग्रू इन मार्च to 3% from February's
2.7%. This has been mainly on account of a rise in power production which cyclically peaks in summer, है ना। तो फेब्रुवरी में आप देखेंगे तो 2.7% था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी, और मार्च में ये 3% तक हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि पावर प्रोडक्शन बढ़ा है। क्यों पावर प्रोडक्शन बढ़ा है? मार्च आ गया है और मार्च में बिजली का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ द डिमांड, ठीक है। सब जगह एसीज, कूलर्स, फ्रिज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो इनके डिमांड की वजह से पावर प्रोडक्शन साइक्लिकली पीक करता है ये समर में, है ना। समर में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह और ट्रांसफार्मर जल गया, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ये सब बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते रहते हैं समर में। मतलब समर में एनर्जी डिमांड ज्यादा रहता है, ठीक है। पावर आउटपुट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल्ड बिटवीन फेब्रुवरी 3.6% एंड मार्च 6.3%। आप देख रहे हैं कि पावर आउटपुट जो है ऑलमोस्ट डबल हुआ है। बट द फॉल इन द आईआईपी फ्रॉम 5.9% 2023 में था, ठीक है, और टू 4% 2024-25 में 4% हो गया है ये, ठीक है। वारंट्स मतलब ये स्ट्रांगली बोल रहा है क्या? अ क्लोजर लुक एट द सेक्टर्स दैट हैव लैग्ड, ठीक है। ये जो डिप आया है 2023-24 से 2024-25, मतलब साल भर में जो 5.9% से 4% में ये जो डिप आया है, ये स्ट्रांगली डिमांड कर रहा है, यानी कि वारंट कर रहा है कि उन सेक्टर्स को देखा जाए जहां पे कमी आई है, जो पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से ये कमी आई है। वाइल माइनिंग स्टीपली डिक्लाइंड, स्टीप मतलब बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है माइनिंग, कहाँ? 7.5% 2024 में टू 2.9% 2025 में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फॉलोड विथ, सबसे ज्यादा डिक्लाइन आया है माइनिंग में, दूसरा डिक्लाइन आया है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% से 4% में डिक्लाइन आया है, और इलेक्ट्रिसिटी 7% से 5.1% में आ गया है, ठीक है। व्हाट इज मोर सिग्निफिकेंट, इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है देखने वाली बात है वो ये है, इज द डी ग्रोथ, ठीक है। डी ग्रोथ, ग्रोथ तो ये है कि चाहे 1.1% से आप 1.2% में जाओ, है ना, तो ये तो ग्रोथ होगा, ठीक है। भले ही स्लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है। लेकिन अगर आप 1.1% से 1.0 पे या 0.9 पे आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ये डी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट है, मोर सिग्निफिकेंट है, वो है डी ग्रोथ ऑफ -1.6% इन fiscal 2025 witnessed in consumer non-durables from 4.1% in the previous year, ठीक है। 4.1% प्रीवियस ईयर से ये डी ग्रोथ हो गया है, ठीक है, यानी कि -1.6 में पहुंच गया है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग दिस विद द ग्रोथ ऑलमोस्ट डबलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्रॉम 3.6% to 8% likely indicates an uptick, अपटिक मतलब इंक्रीज, ये एक इंडिकेशन है इंक्रीज का इन अर्बन प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इंक्रीज दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि अर्बन कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बढ़ा है। वाइल लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन इन द अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल कंटिन्यू टू स्ट्रेन रूरल कंजम्पशन। अब पिछले साल क्या हुआ था? लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन, ये जो खाने की महंगाई थी ना, फूड इन्फ्लेशन, तो ये फूड इन्फ्लेशन जो है इसका लिंगरिंग इफेक्ट था, मतलब लंबे समय तक चला इफेक्ट, और ये कहाँ दिखा? ये प्रेशर डाल रहा था रूरल कंजम्पशन पर, ठीक है, पिछले फिस्कल में। नाउ श्योर रिटेल इन्फ्लेशन वाज एट इट्स लोएस्ट, जो रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो वो अपने लोएस्ट पे था, that is 4.6% in fiscal year 25, aided by steep falls। steep falls मतलब तेजी से अगर कहीं पर गिरावट आ रही है तो वो steep fall कहते हैं। in vegetable prices in the last quarter, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो सब्जियों की महंगाई में तेजी से गिरावट आई थी। बट दिस ऑल्सो हेविली इम्पैक्टेड फार्म इनकम, लेकिन इससे क्या हुआ? इससे फार्म इनकम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। फर्दर स्ट्रेनिंग रूरल कंजम्पशन, फर्दर स्ट्रेनिंग मतलब ऑलरेडी खाने की महंगाई की वजह से रूरल कंजम्पशन पर स्ट्रेन था, यानी कि रूरल एरियाज में लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे कम थे क्योंकि खाने की महंगाई ज़्यादा हो गई थी, है ना। तो खाने पे ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, बाकी चीज़ों के लिए पैसे बचते ही नहीं थे, राइट। और खाने का भी फिर ऑब्वियसली जब रूरल इनकम कम है तो रूरल कंजम्पशन भी कम होगा। अब जब सब्जियों की प्राइसेस में गिरावट आई है तो अगेन और स्ट्रेन पड़ गया रूरल कंजम्पशन पर, ठीक है।
Now, while a decrease in the RBI's bank lending rate to 6% in April from 6.5% in January has led to lower capex lending rates across banks, an uncertain economic and trade environment is likely to encourage the private sector to raise investment without substantial domestic consumption impetus from the गवर्नमेंट. ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है. अब आप देखेंगे कि ये पूरा ये पैराग्राफ है ना, ये एक सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके समझते जाएंगे. आरबीआई का लेंडिंग रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है. हालांकि आरबीआई के लेंडिंग रेट में डिक्रीज है कहाँ से, 6% अप्रैल में था. ठीक है, इन अप्रैल फ्रॉम 6.5%. जनवरी में 6.5 था, अप्रैल में 6 हो गया है. तो बैंक आरबीआई के लेंडिंग रेट में कमी आई है. इससे क्या है, हैज लेड टू लोअर कैपेक्स लेंडिंग रेट्स अक्रॉस बैंक्स. ठीक है, तो इससे जो कैपेक्स लेंडिंग रेट है बैंक का उसमें गिरावट आई है. अब एन अनसर्टेन इकोनॉमिक एंड ट्रेड एनवायरनमेंट, अभी फिलहाल हम कहेंगे कि जो इकोनॉमिक और ट्रेड एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अनसर्टेन है. ठीक है, इससे क्या होगा, इज अनलाइकली टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू रेज इन्वेस्टमेंट. मतलब इससे पॉसिबिलिटी और कम हो गई है. अब ट्रेड और जब ट्रेड और ये इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट अनसर्टेन होता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है. लोग पैसे नहीं लगाते हैं, लोग डरते हैं कि यार पता नहीं पैसे लगेंगे तो फिर इसका रिटर्न आएगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो इससे क्या होगा, इज अनलाइकली टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू रेज इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम करेगा. प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम करेगा विदाउट सब्सटैंशियल डोमेस्टिक कंजम्पशन इम्पटस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से भी जो कंजम्पशन इम्पटस है वो कम है. The flat growth in goods exports in financial year 25 is another area that must concern policy makers. ठीक है, ये जो goods exports में flat growth है, flat growth मतलब बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि देखो this becomes flat. ठीक है, तो जहाँ पे कोई भी आपको increase नहीं दिख रहा है, is another area that must concern. अब अगर goods exports में कोई भी improvement नहीं दिख रहा है तो ये भी पॉलिसी मेकर्स को चिंतित करना चाहिए. मस्ट कंसर्न पॉलिसी मेकर्स, मतलब पॉलिसी मेकर्स को चिंता होना चाहिए कि भैया अभी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है. एज इट इंडिकेट्स कंसिडरेबल स्ट्रेन. अगर एक्सपोर्ट में इंक्रीज नहीं है तो ये स्ट्रेन दिखा रहा है, प्रेशर दिखा रहा है कहाँ पे, ऑन इंडियाज स्प्रॉलिंग स्मॉल बिजनेसेस. इंडिया की जो स्प्रॉल हो रही है, मतलब तेजी से नंबर बढ़ रहा है छोटी छोटी बिजनेसेस का, तो इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. द एमएसएमई सेक्टर, इस पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है. दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 45.8% इन एक्सपोर्ट्स. एमएसएमई जो है वो 45.8% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है. तो एक्सपोर्ट्स अगर कमी आएगी तो ये भी सेक्टर प्रभावित होगा. दिस सेक्टर हैज विटनेस्ड रिमार्केबल ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 years. पिछले 5 साल में इस सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है. क्वाड्रुपलिंग इन साइज, क्वाड्रुपल होना मतलब 4 times बढ़ना अपने साइज से, फ्रॉम अबाउट 4 लाख करोड़ इन फिजिकल ईयर 21 टू 12 लाख करोड़ in FY25. However, given strained trade relations with the country's largest trading partner, और कंट्री का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, यूएस. यूएस के साथ में जो रिलेशंस है वो थोड़े से स्ट्रेन्ड है. आपको पता है इमिग्रेशन एंड ऑल को लेके, और जो डोनाल्ड ट्रम्प का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिकन्स को प्रेफरेंस देना, जॉब्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल, ये सब जो चीज़ों को लेके स्ट्रेन है. तो यहाँ इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है उसके साथ में स्ट्रेन्ड ट्रेड रिलेशंस भी है. ठीक है, इंडिया मस्ट इंश्योर दैट द बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज अंडर नेगोशिएशन fortifies India's nearly 60 million MSMEs. लगभग 60 मिलियन MSMEs है इंडिया में, है ना. तो जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है जिसकी बातचीत हो रही है, इससे ये MSMEs मजबूत होने चाहिए. इस बात का इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ विच आर क्लासिफाइड एज माइक्रो इंडस्ट्रीज. और ये MSME क्या है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा माइक्रो वाले हैं इंडस्ट्रीज. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ विच आर क्लासिफाइड एज माइक्रो इंडस्ट्रीज. कॉन्सिक्वेंटली दिस विल प्रोटेक्ट ओवर 250 million जॉब्स दैट द सेक्टर प्रोवाइड्स. लगभग 250 मिलियन जॉब्स ये सेक्टर प्रोवाइड करता है. और अगर MSMEs का ध्यान दिया गया, और जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट डिस्कशन में चल रहा है, इसमें ऐसी बातचीत की गई कि MSME जो है वो फोर्टिफाई हो, यानी कि और स्ट्रांग हो,
तो कम से कम 250 मिलियन जॉब्स भी प्रोटेक्ट होंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब आज का इकोनॉमिक पैसेज था, तो आप इकोनॉमिक पैसेज में टोन समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल? ह्यूमरस, अप्रिशिएटिव, कॉशनरी एंड एनालिटिकल, मतलब कॉशन किया है, सतर्क भी किया है और चीजों को एनालाइज भी किया है, समझने की भी कोशिश की गई है। इनडिफरेंट यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, केयरलेस वाला, ठीक है। तो टोन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। व्हाट इज अ की रीजन फॉर द स्लो डाउन इन इंडियाज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? इंडिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के स्लो डाउन के लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है? हाई ग्रोथ इन माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, global economic uncertainty and weak demand, increase in food exports, high employment rate in rural areas. क्या है आंसर? Why is the MSME sector important in the context of India's exports? इंडिया की एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस मुद्दे को लेकर MSME सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? Contributes 60% of GDP, employs only few skilled workers, contributes 45.8% of total exports and supports millions of jobs, या it mainly focuses on agriculture and not manufacturing? क्यों MSME हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? पैसेज के अकॉर्डिंग बताएंगे आप, ठीक है। What does the word impetus mean as used in the article? Without substantial domestic consumption impetus, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट। इम्पटस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन या फिर डीले? आंसर बताएंगे आप इन द कमेंट सेक्शन। कमिंग टू द ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरेटिव फॉर्म करेक्ट आप मुझे बताएंगे सेंटेंस का। द आईआईपी ग्रोथ दिस ईयर इज लो, द आईआईपी ग्रोथ दिस ईयर इज मोर लोअर, या फिर द आईआईपी ग्रोथ दिस ईयर इज लोअर, या फिर द आईआईपी ग्रोथ दिस ईयर इज लोएस्ट, या फिर द आईआईपी ग्रोथ दिस ईयर इज मोर लो? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस का करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म क्या है। राइट स्टूडेंट्स, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू शेयर योर फीडबैक एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।